ये हमेशा हेडलाइन में भी रहता है कि हरियाणा से जो युवा हैं या तो वो डंकी लेके जा रहे हैं, युवा नहीं ओल्ड लोग भी। हाँ, मेरे सर्कल से कम 150-200 के तकरीबन बच्चे चले गए हैं। उनसे मेरी बात भी होती है, कांटेक्ट में भी है। कोई इटली गया, कोई फ्रांस, कोई ऑस्ट्रेलिया। नहीं, कनाडा वाले थोड़ी दिक्कत में है, बस ऑस्ट्रेलिया वाले थोड़े ये अभी अच्छा पैसा बन जाता है। एक तरफ तो हम किसानी के लिए आंदोलन करते हुए भी देख रहे हैं लोगों को, दूसरी तरफ लोग इसको छोड़ के बाहर भी जा रहे हैं। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? माता पिता किसी के खुश नहीं है किसी के बच्चे को बाहर भेजकर डोंकी के माध्यम से, लेकिन मजबूरी है क्योंकि किसानी में बचत नहीं रही है, प्राइवेटाइजेशन की और किसानी बढ़ रही है, उनको खेती के अंदर कोई कमाई नजर नहीं आती। गवर्नमेंट वैकेंसीज ही नहीं लेके आ रही, वैकेंसीज ला रही है तो एग्जाम नहीं हुए तो हरियाणा में करप्शन इतना बढ़ गया कि पेपर लीक हो रहे हैं। मैंने न्यूज रिपोर्टर्स को सुना है बोलते हुए कि ना बच्चे पढ़ते नहीं है इसलिए बेरोजगारी है, उनको बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं डेटिंग ऐप पे और गेमिंग में, इसलिए उनको लाइब्रेरी जाके वो फोन पे लगे रहते हैं। सिर्फ ग्राउंड ना होने की वजह से हमारे गाँव के सारे बच्चे हट गए हैं। 10 साल से कितनी शर्म की बात है, हमारे गांव में एक भी फौजी नहीं है। गुजरात में खेलों के माध्यम से जो भी खिलाड़ी जीतते थे उनको बजट ज्यादा दिया गया था, हरियाणा में ये बजट बहुत कम आया। इलेक्शन से याद आता है सबको स्टूडेंट इलेक्शन। 96 से यहाँ पे बैन है, बंसीलाल जी की सरकार थी, उन्होंने आते ही सबसे पहले यहाँ पे इलेक्शन को बैन कर दिया था। तो जब उन्होंने इस चीज को देखा कि जो यूथ और स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ के कांग्रेस को, इतनी पुरानी कांग्रेस को पटक सकते हैं, ये शायद आने वाले कल में मेरे को भी पता खत्म कर दो सफा। उन्होंने तय कर लिया कि मेरे बाद अब कोई स्टूडेंट लीडर नहीं बन सकता। वेलकम टू अनदर इलेक्शन शो। आज हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल यूनिवर्सिटी। हालांकि हमें पता चला है कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत इश्यूज हैं और यहाँ के कुछ फेमस एलुमनाइज हैं, जैसे जगजीत सिंह, मुझे पता चला कि यहीं से पढ़ के गए हैं। और कौन एलुमनाई है यहाँ पे? मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर, ओके। सीएम बनने के बाद वो यहाँ पे एडमिशन लिए। ओके, कौन सा कोर्स है? जापानीज में, लैंग्वेज। आई डिडंट नो कि उन्होंने जापानीज पढ़ी है। जापानीज पढ़ी है, एडमिशन था, रोल नंबर 1 था। आपको रोल नंबर भी पता है? अटेंडेंस कितना था वो पता नहीं। अच्छा, अटेंडेंस आपको नहीं पता है? तो वो मुख्यमंत्री बनने के बाद वो यहाँ पर उन्होंने डिप्लोमा कोर्स को इंट्रोड्यूस किया था और एज एग्जांपल सेट करने के लिए उन्होंने सबसे पहले एडमिशन अपना लिया था। ऑफ कोर्स इलेक्शन आने वाला है और एक वीडियो यहाँ से बहुत वायरल हुआ है जो कि राहुल गांधी ने बनाया है डंकी पे। वो लोग से मिले यूएस में, फिर उनकी फैमिली से मिले यहाँ पे और काफ़ी लोग देख रहे हैं, काफ़ी चर्चा में भी। ये हमेशा हेडलाइन में भी रहता है कि हरियाणा से जो युवा हैं या तो वो डंकी लेके जा रहे हैं, युवा नहीं ओल्ड लोग भी। या इजराइल में मेरे ख्याल से जब भर्तियां हुई थी तो यहाँ पे बहुत लोग इस इशू के बारे में, आप लोगों का क्या यूक्रेन वॉर में लोग जा रहे हैं इस तरह से? एक्चुअली ये स्टार्ट हुआ था अर्निंग से, कि जिसके पास यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे वैल्यू है ज़मीन की, जिसके पास अच्छा ज़मीन यहाँ पे नहीं था, वो अपनी अर्निंग के लिए चला गया था फॉरेन कंट्री में, क्योंकि वहाँ पे वहाँ का पैसा यहाँ डबल है, अच्छी मेहनत मिल जाती है। लेकिन बाद में 5-7 साल से ये ट्रेंड बन चुका है, अब ये अर्निंग नहीं रहा, ये ट्रेंड हो चुका है। ऐसा है कि ये ट्रेंड ज्यादा बढ़ा है पिछले 5 साल में, या आपको लगता है हमेशा से यहाँ पे? पिछले 5 साल में ज्यादा हाइप पकड़ गया। आप लोगों की नज़र में ऐसे लोग हैं जो इस तरह से इस डंकी रूट के जरिए इलीगल तरीके से निकले गए हों कहीं किसी विदेशी जगह पे काम करने के लिए? यहाँ से आपको हर एक गली से, हर एक मोहल्ले से कम 5-10 ऐसे युवा मिल जाएंगे जो आज के समय में तैयारी भी कर रहे हैं और उनमें से कुछ गए भी हुए हैं। कुछ जैसे आपको न्यूज़ मिलती है आमतौर पर, बहुत युवा हैं जो अपनी जान भी गंवा चुके हैं। और फिलहाल इतना क्रेज है इसका, मतलब गाँवों के गाँव खाली हो गए हैं। वहाँ की चमक दम मेरे ख्याल से युवाओं को आकर्षित करती है। स्टेटस सिंबल हो गया कि एक बढ़िया गाड़ी हो हमारे पास, अच्छा लाइफस्टाइल हो, यहाँ पे वो चीज़ें कैरी नहीं कर पाते लोग। तो इसके लिए शायद मेरे ख्याल से विदेशों का पलायन हो रहा है। और कुछ गरीबी, रोजगार नहीं मिल रहा बच्चों को यहाँ पे, क्योंकि सरकारी नौकरी गवर्नमेंट के पास इतनी है नहीं है और हम सभी तो सरकारी नौकरी में लग नहीं सकते। लेकिन और जैसे हम ग्रामीण तबके से आते हैं तो सभी के माँ बाप ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा गवर्नमेंट जॉब में जाए, प्राइवेट जॉब की तरफ इतना वो मतलब इनका बच्चों का रुझान नहीं है। आप दिल्ली, नोएडा साइड चले जाइए, बेंगलोर साइड चले जाइए, बच्चा अगर प्राइवेट
सेक्टर में हो तो बहुत अच्छी इनकम कमा सकता आज के समय में। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ पे हरियाणा में जो शुरू से ही मतलब हमारे बड़े बूढ़े कह देते भी सरकारी नौकरी लग जाएगा, अच्छा पैसा खाइयो, मतलब आराम से जिंदगी कट जाएगी तेरी, आराम से जिंदगी कटेगी। तो मेरे ख्याल से शायद ये सोच भी है। तो पर्सनली आप लोग जानते हैं जो लोग आपके ही यंगस्टर्स या आपके ही उम्र के मेरे लोग जो सर्कल से कम 150-200 के तकरीबन बच्चे चले गए हैं, उनसे मेरी बात भी होती है, कांटेक्ट में भी है, कोई इटली गया, कोई फ्रांस, खुश है कोई वो ऑस्ट्रेलिया। बाहर? नहीं, कनाडा वाले थोड़ी दिक्कत में है, बस ऑस्ट्रेलिया वाले थोड़े ये अभी अच्छा पैसा बन जाता है। हाँ। अमेरिका वाले तो ये अभी 6-7 साल के लिए उन्होंने असाइलम डाल दिया है, 6-7 साल वो यहाँ आ नहीं सकते और डायरेक्ट नहीं आ सकते, नेपाल की फ्लाइट से आते हैं यहाँ भी। हाँ। मतलब ये एक तरह से यहाँ पे वो अपनी जान का खतरा बता देते हैं और वहाँ पे असाइलम डाल देते हैं। एक चीज़ मुझे बताइए, हरियाणा हमेशा से किसानी का इलाका रहा है और लोग ज़मीनों पर बहुत डिपेंडेंसी रही है, तो उसके बावजूद एक तो पिछले कुछ दिनों में हमने एक चीज़ देखा, किसानों का आंदोलन हुआ, एक बड़ा अनरेस्ट देखने को मिला, और साथ में ये लोगों का डंकी रूट से बाहर जाने का, ज़मीनें नहीं रही हैं, खेती में फ़ायदा नहीं रहा है, या किसान एक तरफ तो हम किसानी के लिए आंदोलन करते हुए भी देख रहे हैं लोगों को, दूसरी तरफ लोग इसको छोड़ के बाहर भी जा रहे हैं, तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? अनाज मंडी में गया था सुबह, वहाँ पे मैंने देखा फसल की खरीद नहीं हो रही अभी। जो PR जीरिया जो गवर्नमेंट रेट पे खरीदी जाती है उसकी कोई खरीद अभी तक नहीं है। पहले इन्होंने 23 तारीख का टाइम दिया था, जो अब इन्होंने करके 1 तारीख का कर दिया था। उसमें भी जैसे अब किसानों का इसके बीजेपी के खिलाफ ही जा रहे हैं लगभग सारे। क्या पता 1-2 दिन में कोई बड़ा प्रदर्शन हो जाए, कुछ भी हो जाए, जैसे करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ पे हुआ था अभी 2-4 दिन पहले किसानों ने किया था। तो एक अलग थ्योरी के लिए भाई ज़मीन किसानी के बाद कि कोई हमारे पास ऐसी इनकम हो कि जिसके कारण हमारे घर का गुजारा चल सके। और माँ बाप ज्यादातर खुश हैं इसको लेके, मतलब ज्यादा कुछ एंजाइटी नहीं है अगर कोई बच्चा। आप कुछ बोलना चाहते हैं? देखिए, माता पिता किसी के खुश नहीं है किसी के बच्चे को बाहर भेजकर डोंकी के माध्यम से, जो राहुल गांधी जी ने इशू उठाया, लेकिन मजबूरी है क्योंकि किसानी में बचत नहीं रही है, प्राइवेटाइजेशन की और किसानी बढ़ रही है, उनको खेती के अंदर कोई कमाई नज़र नहीं आती। तो एक केवल रास्ता बचा हुआ है, वो भी अब एक्सपोज होने लग गया धीरे धीरे। वहाँ से भी खबरें आने लगी हैं कि जिस तरीके से इंटरनेशनल इकोनॉमी आश्रय हो रहा है धीरे धीरे, अमेरिका का भी धीरे धीरे हो रहा है, युद्ध की ओर युद्ध हो रहे हैं बड़े बड़े, इजराइल में हुआ है, रूस यूक्रेन के बीच में, तो उसमें युवा फंसे हुए हैं। हाँ। तो ये चीज़ें भी एक्सपोज होने लगी है कि शांति और मतलब कि बेरोजगारी, हर एक जगह अगर रोजगार होगा दूसरी जगह बेरोजगारी होगी तो सुरक्षित हम कहीं नहीं रह सकते। हमें सबके लिए उस चीज़ को लिए प्रयत्न करना होगा। ऐसे लोग मिलते रहते हैं, सामने आते हैं जो फंसे हुए हैं वहाँ पर, और फिर जब इस तरह के क्राइसिस में फंस जाते हैं तब आप लोगों से किसी से बात हुई है? देखिए, मेरी तो ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन उनके रिलेटिव से हमारी बात होती रहती है। वो कहते हैं कि वहाँ पर फंसे हैं, लेकिन मजबूरी है कि 20-20 लाख रुपए, 15-15 लाख रुपये। वो कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो बता भी नहीं पाते अपनी प्रॉब्लम्स घर वालों को, क्योंकि कुछ बच्चे थोड़ा जिद में जाते हैं, एक दूसरे के प्रभाव में आकर 15-20 लाख रुपए लोन ज़मीन बेच कर जाते हैं, तो अपनी प्रॉब्लम शेयर भी नहीं करते बहुत से लोग। अनएम्प्लॉयमेंट के स्टेटस में हरियाणा नंबर 1 है स्टेट, और उसके बाद आता है जम्मू और कश्मीर। तो जाहिर सी बात है ये मुद्दा आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ, बिल्कुल। इलेक्शन में जब आप वोट करने जाएंगे, और इसमें हम दोबारा से आके बात करते हैं, लेकिन पहले इनसे जान लेते हैं इलेक्शन के हिसाब से एज ए यंग गर्ल क्या बड़े इश्यूज है आपके लिए? देखिए मैम, एक एग्जाम है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, CETS का नाम। तो ये पहले 2 साल में तो गवर्नमेंट इसको लेके आई, हरियाणा गवर्नमेंट, इन्होंने रिक्रूटमेंट भी करवाई, उसके बाद से एग्जाम ही नहीं कंडक्ट हुआ। हाँ। तो वैकेंसीज तो वैसी की वैसी रही। अरे अगर आप एग्जाम लेके आए हो तो उसको ईयरली बेसिस पे, एनुअली आप उसको कंडक्ट भी करवाओ। तो ये मैं एक मेजर इशू मानूंगी कि गवर्नमेंट वैकेंसीज ही नहीं लेके आ रही, वैकेंसीज ला रही है तो एग्जाम नहीं हुए तो हरियाणा में करप्शन इतना बढ़ गया कि पेपर लीक हो रहे हैं। अब जो पेपर लीक हो गया तो इससे आगे फिर कुछ हो ही नहीं पा रहा। आप एक फर्स्ट टाइम वोटर होंगी, पहली बार आप वोट करेंगी, तो आपने लास्ट 10 इयर्स में बीजेपी की गवर्नमेंट देखी है, कैसा लगा आपको? काम क्या लगा, तब लगता है आपने अच्छा किया, और क्या आपको लगता है कि बुरा किया? देखिए, मैं 15 ईयर्स से पॉलिटिक्स को देखती आ रही हूँ अपने लाइफ में कि कैसे कुछ भी पॉलिटिक्स में हो रहा है, तो उसमें मुझे बीजेपी का काम अच्छा लगा। इन द सेंस कुछ हद तक करप्शन कम हुआ है, मतलब बच्चे खुद अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं, मतलब खुद पढ़ाई करते हैं वो, तो कई बार तो ठीक है। लेकिन कई बार जब ये करप्शन ग्राउंड रूट लेवल की एक प्रॉब्लम बना हुआ है,
वो आपको लगता है अभी भी हाँ उतना जी, ठीक नहीं? करप्शन नहीं करवा पाए हैं। और जो डीमोनेटाइजेशन बेशक से ले आए हैं ये लोग, लेकिन जिस पेड़ की जड़ें ही कमजोर हैं, तो आप फ्रूट्स पे तो कितना मर्जी फर्टिलाइजर लगा लो, फ्रूट्स तो वैसे ही रहेंगे। करप्शन इज द मेजर इशू ऑफ दिस इलेक्शन। मेरे लिए सबसे बड़ा इश्यू तो बेरोजगारी ही है आज के टाइम पे। किसी भी यूथ को देख लो, आज के टाइम पे लाइब्रेरीज आप देखोगे फुल भरी पड़ी रहती हैं। इवन प्राइवेट लाइब्रेरीज, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरीज अगर आप जाओगे तो वहाँ पे बच्चे रात भर पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर देखोगे कि जॉब्स नहीं लग रही हैं। अभी जैसे इन्होंने बोला कि CET का एग्ज़ाम, तो ऑलमोस्ट हर जो भी 18 साल से ऊपर का बच्चा है हरियाणा में, सबने CET के एग्ज़ाम के लिए फिलअप किया था। 2 साल तक तो फॉर्म ही फिल हो रहे थे उसके। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि चलो भाई हमें एग्ज़ाम करा देते हैं। उसके बाद जो इनकी मैनेजमेंट थी एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में, वो भी कोई अच्छी खासी दिखी नहीं है किसी को। फिर उसमें करप्शंस हुए हैं, और फिर जब उसके बाद रिजल्ट आया है तो वैकेंसीज निकल रही है वो CET के बेस पे निकल रही है कि C और D ग्रुप की भर्तियाँ जो होंगी वो सिर्फ CET के बेस पे होंगी। फिर उसके बाद इनकी एक प्रॉब्लम है कि ये दोबारा कंडक्ट ही नहीं करा रहे हैं। चलो अगर ये बोल देते कि बहुत सारे, मैंने न्यूज़ रिपोर्टर्स को सुना है बोलते हुए कि ना बच्चे पढ़ते नहीं है इसलिए बेरोजगारी है, उनको बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं डेटिंग ऐप पे और गेमिंग में, इसलिए उनको लाइब्रेरी जाके वो फोन पे लगे रहते हैं। तो फिर भी, लेकिन अगर आप देखोगे, फोन अलाउड है सर? अलाउड तो होता ही है थोड़ा थोड़ा करना। अब आजकल के टाइम पे ऑनलाइन ही चल रहा है सब कुछ, क्लासेस वगैरह भी। आई थिंक हम लोग इस पे बात करते हैं थोड़ा सा, अनएम्प्लॉयमेंट क्योंकि हरियाणा में सबसे ज्यादा है। इलेक्शन इश्यूज पे भी आप बताइएगा और भी क्या इश्यूज हैं। लेकिन हम लोग, शायद ही कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है इंडिया की जहां हम जाते हैं और यंग लोगों में ये एंग्जाइटी नहीं है जॉब को लेके। आप लोगों के हिसाब से इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? क्या ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार करे जिससे आपको लगता है आप लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़े? क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आप गवर्नमेंट में ही चाहते हैं या घूम फिर के आपको वहाँ जाना पड़ता है क्योंकि वो मजबूरी है? आप लोग प्रेफर करेंगे कि आप प्राइवेट जॉब करें? मैडम, इस बात को लेके मैं बिहार का एग्जांपल देना चाहूँगा, क्योंकि अभी पीछे उन्होंने एस्टेट एग्ज़ाम लिया है और उस बिहार पे उन्होंने BPSC की जो भर्तियाँ करवाई थी। तो उसके अंदर एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट ये था कि एजुकेशन के हिसाब से उन्होंने पोस्टें लोगों को दी कि जिसकी हायर एजुकेशन है उसको हायर पोस्ट दी जाए, उसके बाद हम लो लेवल तक जाएंगे। लेकिन हरियाणा में क्या है कि एक आप D ग्रुप की भी भर्ती होती है तो उसके लिए भी PhD लेवल का बच्चा एग्ज़ाम फिल करता है, और भी जो जॉब्स निकलती हैं उसमें भी हर कोई एक तरह से भीड़ लग जाती है आकर के। अगर यहाँ पे भी ये चीज़ की जाए कि जितनी बच्चे की क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से हम जॉब प्रोवाइड करें तो दूसरे बच्चों के लिए रास्ता खुल जाता है। उनके लिए जो लो लेवल की जॉब्स बचती हैं, जिनकी क्वालिफिकेशन कम है, 10th होगी, +2 D ग्रुप के लिए, तो वो जा सके। क्योंकि अभी पीछे ही जो D ग्रुप की भर्तियाँ हुई थी उसमें PhD के बहुत से लोगों ने फॉर्म फिल किया था, एग्ज़ाम भी दिए थे। अब ये बहुत शर्म की बात है एक तरीके से कि इतने हाई एजुकेशन लेके बंदा सिर्फ D ग्रुप के लिए अप्लाई करने जा रहा है। अगर वही सिस्टम यहाँ पे किया जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा सुधार आ सकता है इस चीज़ के अंदर। लेकिन ये तो हो गया गवर्नमेंट जॉब्स, लेकिन गवर्नमेंट जॉब्स प्रोवाइड नहीं कर सकती उतनी, तो आप लोग क्या चाहेंगे बदले की अपॉर्चुनिटीज़ और हो, या घूम फिर के आप लोगों को बाहर ही जाना पड़ेगा या हरियाणा से बाहर? या मैडम, अगर गवर्नमेंट की तरफ से भी एक एक्सपेक्ट इसका ये है कि अभी पीछे ही PGT म्यूज़िक की, मैं म्यूज़िक से हूँ डिपार्टमेंट से, म्यूज़िक PGT की भर्तियाँ आई थी, 87 पोस्ट थी उसमें। हाँ। लेकिन उसमें बच्चों ने फॉर्म फिल किए हैं 35 ओनली। हाँ। उसके बाद एग्ज़ाम देने के लिए बच्चे पहुँचे हैं उसमें 28। हाँ। देन इंटरव्यू में 3 बच्चे फिर से निकल गए 25। अब बची हुई पोस्टें सारी खाली पड़ी हैं वो। तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए भी ये बात है कि क्वालिफिकेशन को पूरा नहीं कर पाते और फिर बाद में लो क्वालिफिकेशन पे एक अच्छी जॉब वो अगर मांग रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बच्चों का भी थोड़ा बहुत इशू है। क्योंकि इतनी जॉब जो खाली जा रही हैं, पिछले ही बार की बात की जाए तो 90 में से 45 सीट्स ओनली फिल हुई थी म्यूजिक में। तो आपने जो अवेलेबल सरकारी जॉब है उनकी बात की है, एक जो पूरा जॉब का पूल है वो उसमें बहुत छोटा हिस्सा सरकारी नौकरियों का है। जैसे आप लोग जिसकी बात कर रहे हैं वो 10% 8% है, बाकी बड़ा हिस्सा आप प्राइवेट सेक्टर से आ रहा है। प्राइवेट सेक्टर में किसी तरह का जाने का लोगों के अंदर इंटरेस्ट जगता है या उसको अपने फ्यूचर ऑप्शन के तौर पर देखते हैं इन जनरल यहाँ पर यूथ? देखिए, यहाँ पे सरकारी रोजगार की तरफ जाना इसलिए है क्योंकि हरियाणा के अंदर अगर गुरुग्राम को छोड़ दें, कोई इंडस्ट्री ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है कि जिस पे बड़ी इंडस्ट्री हो, बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो। हमें अगर B.Tech करनी है, M.Tech करनी है, कुरुक्षेत्र NIT है, ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो राज्य स्तर पर ऐसे हर डिस्ट्रिक्ट जैसे यूनिवर्सिटियाँ कॉलेजेस हैं, ऐसी कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है।
या तो चंडीगढ़ तरफ के मोहाली चंडीगढ़ जाना पड़ता है या फिर दिल्ली जाना, जहाँ पहले से ही भीड़ है। यहाँ पर ना तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं जैसे फैशन डिज़ाइनिंग का है, कोई बड़ी पॉलिटेक्निक है, ITIs हैं, लेकिन बड़े छोटे स्तर की हैं वे, उन पर भीड़ बहुत ज़्यादा है और इंडस्ट्री नहीं है। हम भिवानी का एग्जांपल देते हो, पहले काफ़ी TIT मिल होती थी, काफ़ी लोगों को रोज़गार मिलता था, तो अभी वो बंद हो गया, वहाँ पे केवल एक ही BTM कारखाना बचा है। तो दूसरा ये है कि प्राइवेटाइजेशन से हरियाणा में नाराज़गी इसलिए है क्योंकि वहाँ पे स्थायी रोज़गार की व्यवस्था नहीं है। सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी का जो इशू है वो नहीं है। सरकारी के अंदर जॉब सिक्योरिटी, इसलिए लोग अगर सरकार प्राइवेट कारखानों में अगर सार्वजनिक कारखाने खोलने का प्रयास करे तो एक जो सरकारी कार्यालयों पे, सरकारी नौकरियों पे एक दबाव है वो कम हो सकता है और उन पे रूल रेगुलेशन बनाए जाएं। बीजेपी की सरकार ने, आपको लगता है इस पे काम किया है पिछले 10 साल? नहीं, मुझे लगता है कि बीजेपी सरकार ने इस पर बिल्कुल काम नहीं किया है, बल्कि उन्होंने जो श्रम कानून थे उनको 3 क्वार्टर ले, उनमें 12 घंटे का काम है, हड़ताल करने के लिए अपनी मांगों के लिए उन्हें 2 महीने पहले नोटिस देना पड़ेगा। उनमें काफ़ी चीज़ों में बदलाव किया है, उन्होंने मजदूरी का रेट भी घटाया है, उन्होंने बल्कि इस चीज़ को और जो लोगों ने खून पसीने से अपने कमाए थे 8 घंटे की जो डिमांड लागू करवाई थी उसको और बदलने का प्रयास किया है, जो कि जिसके खिलाफ भगत सिंह ने 1926 में दिल्ली असेंबली में बम फेंका था, उन्हीं बिलों को दोबारा से ट्रेड डिस्प्यूट बिल के नाम से ये सरकार ला रही। एक्चुअली हरियाणा में ट्रेड की उससे भी काफी वो चलता रहता है, स्ट्राइक्स और यूनियंस का काफी वो रहता है। इन लोगों से भी थोड़ा सा प्राइवेट जॉब के सिलसिले में बात करते हैं, ये लोग कैसे देखते हैं, उनमें प्राइवेट नौकरियों में ऑप्शंस देखते हैं करियर का, या देयर इज लैक ऑफ रिसोर्सेज इन हरियाणा, राइट? क्योंकि अगर हम बात करें कि किसी हम मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में काम करना चाहें तो हमें उसके लिए गुरुग्राम जाना पड़ेगा और उसके लिए हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो वेल वर्स होना चाहिए। और देखिए जो गर्ल्स सिक्योरिटी की बात है, इवन जो प्राइवेट जॉब्स हैं, प्राइवेट सेक्टर है, वहाँ का कोई एक अच्छा स्टेटस नहीं है इस बारे में। अच्छा, आपको लगता है ज्यादा सिक्योर नहीं रहती है? नहीं, ज्यादा सिक्योर हरियाणा में ओवरऑल विमेन सिक्योरिटी के बारे में आपका क्या? विमेन सिक्योरिटी आपको लगता है बेटर हुआ है पहले से या वर्स हुआ है? कैंपस के हिसाब से आप बताएं, कैंपस में कैसा माहौल है? मतलब जितने लोगों से आप इंटरेक्ट करोगे, ये तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे लोगों से इंटरेक्ट करोगे। अगर आपके जो इंटरेक्शन अच्छे बच्चों से है तो इवन यू फील सिक्योर, लेकिन अगर आपका इंटरेक्शन अच्छे स्टूडेंट से नहीं है तो आप इनसिक्योर फील करोगे समटाइम्स। और बैक होम जहाँ से आप आती हैं वहाँ पे आपको क्या लगता है विमेन के लिए बाहर निकलना शाम को या वैसे सब सेफ आप महसूस करती हैं? आपको लगता है इसमें भी मतलब हमारी फैमिली बहुत ओपन माइंडेड फैमिली है, तो ऐसा तो कुछ नहीं। इवन मैं विलेज में रहती हूँ और बहुत सारी जो वहाँ की गर्ल्स हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स में से ही पढ़ाई करती हूँ या फिर आसपास के कॉलेजेस से, लेकिन मैं जैसे DAV की स्टूडेंट रही हूँ, उसके बाद मैं अप एंड डाउन करती हूँ डेली हर रोज। तो मतलब यू फील कि ओवरऑल एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, विमेन इम्प्रूव हुई है? या मैम, जैसे जो रूरल एरियाज है हमारे, वहाँ पे लाइब्रेरीज की फैसिलिटी दी ही नहीं जाती, जिसके लिए स्टूडेंट्स को कई बार बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता है इवन बुक्स को पढ़ने। बाय लाइब्रेरी यू मीन रीडिंग रूम्स जो होते हैं इंटरनेट के साथ, कंप्यूटर के साथ। ग्राम पंचायत वगैरह ने कोई एक्शन लिया है जिसकी वजह से वहाँ पे रूरल एरियाज में उनको लाइब्रेरीज दी गई है। हाँ। तो मतलब ऐसा कोई हायर फैसिलिटीज वहाँ पर नहीं है। और जैसे पिछले 10 साल से मे बी बीजेपी है अभी पॉलिटिक्स में हरियाणा की, तो वहाँ पर आई थिंक वो फेल हो गए हैं ये सब करने में कि बुक्स वगैरह क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में, राइट, कि उन्होंने ऐसी अच्छी क्वालिटी नहीं प्रोवाइड किया। मिड डे मील तो उन्होंने प्रोवाइड किया जिससे कि स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, लेकिन मेंटल स्ट्रेंथ तो इंक्रीज नहीं कर पाए ना वो उन स्टूडेंट्स की जो मिड डे मील्स को रिसीव कर रहे हैं। तो मेजर फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ प्रॉब्लम। इंफ्रास्ट्रक्चर, अनएम्प्लॉयमेंट के अलावा और क्या इश्यूज हैं आप लोगों को लगता है जिसके बारे में आप सोच के वोट करेंगे इस बार? एक मैं मुद्दा उठाना चाहता हूँ, हमारे हरियाणा का मतलब बहुत ही गहन मुद्दा है, इस पे विचार करने की भी जरूरत है। हमारी खापों ने भी इस पे बहुत बार बोला है कि एक कास्ट में जो एक गोत्र में जो शादी है वो नहीं हो सकती, लेकिन हमारी जो सरकार है इस चीज़ को एश्योर करती है और सुरक्षा भी देती है। बहुत से सेफ हाउसेज हैं, आपने देखे होंगे कि एक ही गांव के लड़का लड़की एक ही गोत्र के कैसे शादी कर सकते हैं, पर वो लेकिन हमारे शासन कई बार मुद्दा है, कई बार कह देते हैं जाके कि हम ये करवाएंगे, ग्राउंड लेवल पे बात करते हैं, क्योंकि गांव के लोगों के लिए, गांव के लोगों को जोड़ने का आज के टाइम में ये सबसे अच्छा एक मुद्दा है। पहले आप जो गांव के बड़े बुजुर्ग हैं, पहले आप ये बताएं कि ये जो मुद्दा है इस पर आपको क्या लगता है, सरकार ने सेफ हाउस जो बनाया वो नहीं होनी चाहिए? गलत है। एक देखो हमारे एक गोत्र में शादी अलाउड नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए कभी भी।
और इसी का जो रिएक्शन होता है, आपने कई बार देखा है, कई लड़का लड़की जैसे गोत्र के भाग जाते हैं तो उनका मान ले कत्ल कर दिया जाता है। देखो तो गलती तो उनकी नहीं है जिनकी कत्ल करें। नहीं कत्ल करना देखो कहीं बार मतलब अच्छी नहीं है, लेकिन खापों ने आज तक इस चीज को कभी वो भी नहीं किया, मतलब खापों ने कभी ये निर्णय दिया मारने का निर्णय दिया, लेकिन ये गलत है। मारना तो देखो गलत है, लेकिन सरकार को एक कानून बना देना चाहिए इसमें भी। जैसे मुस्लिम है, मुस्लिमों के लिए अलग से कानून है, उनके अलग है, हमारे लिए अलग है। शादी विवाह के कानून है जो सिविल लॉज जो आप कह रहे हैं, इंडियन मैरिज एक्ट के तहत जो आते हैं। तो जैसे एक गोत्र में शादी है तो मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जो नहीं होनी चाहिए, लेकिन होती हैं। और अगर होती हैं, आपको नहीं लगता कि सरकार की ड्यूटी बनती है, अगर उनकी जान पे खतरा है तो उनको सेफ्टी प्रोवाइड करी जाए? क्योंकि हरियाणा में एक टाइम पे बहुत हेडलाइन होती थी केस इशू है, लेकिन गलती उनकी भी है ना। पहले माँ बाप जो इतने पालते हैं, वो तो एक बहन ही होगी, एक गोत्र में तो एक बहन ही है। अगर बहन से शादी कैसे कर सकते हैं यहाँ पे? लेकिन गांव में भाईचारा, जहाँ पे हमारे तो गांव में भाईचारे जैसे दूसरे गोत्र के हैं ना, उनसे भी शादी नहीं करते भाईचारे के रहते हुए, ये तो फिर भी एक गोत्र के हो गए। जब इस तरह से सोसाइटी डिसाइड करती है और वो लोग जो एडल्ट हैं, अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि 18 साल का आदमी जब हो गया, जो वोट डाल सकता है, वो अपने फैसले ले सकता है, तब सोसाइटी किस तरह से उसको कंट्रोल करे। घर परिवार का अपना एक रिजिड सिस्टम है और वो उसको कंट्रोल करता है। लेकिन 18 साल के बाद अगर कोई अपने ज़िंदगी बिताने का फैसला करता है तो उसमें सरकारों का क्या भूमिका होनी चाहिए, परिवार की क्या भूमिका होनी चाहिए? आप लोगों को लगता है कि जो हरियाणा से खबरें आई है जैसे ये कर रही है गलत है, सरकार को कानून बनाना चाहिए, ऐसी चीज़ें आप लोग सपोर्ट करती हैं? नहीं सर, जो बोलना चाहे सर, मैं तो सपोर्ट नहीं करती। इवन तो हमारा जो हिंदू मैरिज कोडिफाइड लॉ है उसमें भी लिखा हुआ है कि अगर कोई दूसरे रिलीजन में जाके या फिर ऐसा पिंडा को तोड़ के भी अगर तुम अपनी मैरिज करना चाहते हो तो तुम स्पेशल मैरिज एक्ट में जा सकते हो। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि तुम्हें हिंदू मैरिज के हिसाब से ही, हिंदू मैरिज लॉ के हिसाब से ही मैरिज करनी पड़ेगी। स्पेशल मैरिज एक्ट बना हुआ है। तो अगर ये बोलना कि, और जैसे हमारा राइट टू फ्रीडम है, राइट टू स्पीच है, राइट टू इक्वालिटी है, तो उसके अकॉर्डिंग तो हम किसी को बाउंड नहीं कर सकते ना कि तुम इससे नहीं कर सकते। और फीलिंग्स के लिए तो कोई भी बाउंड नहीं है, इंडिया में भी या फिर वर्ल्ड में ही देख लो, कहीं पे भी बाउंड नहीं है। लेकिन ये बोलना कि वो गलत है या फिर ऑनर किलिंग करना या फिर उस पर कानून बना देना कि रेस्ट्रिक्ट कर दो उस चीज़ को, तो वो बहुत एक गलत चीज़ है। आप इस पर कुछ कहना चाहते हैं? ये जो इश्यूज हुए हैं ना, मैं आपको चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, ये हमारा ट्रेडिशन है, रिचुअल है कि एक गोत्र को, एक गाँव को, एक मतलब कम्युनिकेशन को और कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा रोल हरियाणा में शुरू से है। और शायद हिंदी आंदोलन भी इसी चीज़ को लेकर के तभी अलग होकर के ये सारी चीज़ें उस चीज़ में भी महत्वपूर्ण थी। तो ये चीज़ें गर्ल्स हो बॉयज़ हो बचपन से सिखाई जाती हैं। जो ये केस होते हैं ये कोई माइनर केस है, कोई 100 में से एक व्यक्ति ऐसा करता है, बाकी लेकिन वो सेफ तो रहना चाहिए। ज़्यादातर की सोच यही है कि ये चीज़ गलत है। देखिए मैं यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा साफ कर दीजिए आप लोग। एक तो ये है कि समाज कैसे सोचता है, क्या किन कंडक्ट से चलता है, वो उसका फैसला है। लेकिन जब ये दो लोग जाएंगे सरकार के पास, एक न्यूट्रल अथॉरिटी के पास जाएंगे कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मैं साथ में रहना चाहता हूँ, ये मेरा फैसला है, तब सरकार अगर बना रही है तो सरकार का तो ये काम ही यही है, एज ए सिटीजन गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। उसको आप कैसे कह सकते कि आप नहीं दो, आप सेफ हाउस नहीं बनाओ, जबकि यहाँ केसेस हो रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ सरकार को इस पर बिल्कुल भी कानून बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने तमाम जितने भी विद्वान रहे हैं, जाति व्यवस्था का मूल कारण उन्होंने बताया कि विवाह व्यवस्था जो हमारे हिंदू धर्म में है प्रचलित, वो सबसे बड़ा कारण। जाति व्यवस्था का आधार ही विवाह व्यवस्था है। अगर हम उसको तोड़ने में कामयाब होते हैं तो हम जाति कास्टिज्म के मुद्दे को भी खत्म करते और बढ़ेंगे। तो इसलिए ऐसे कानून बनाना सरकार के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यह हमारे प्रगति समाज के लिए, प्रोग्रेसिव सोसाइटी का निर्माण भविष्य में कभी नहीं कर सकते। anyway, अब हम इलेक्शन के मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि आपको इलेक्शन पे तो बात कर ही नहीं रहे, इलेक्शन की बात करते हैं। हाँ, इस पर डिबेट चलती रहेगी। करंटली कौन सी पार्टी आपको लग रही है, क्योंकि हरियाणा में बहुत सी पार्टीज हैं, बहुत लीडर्स भी यहाँ पे नेता आए हैं, कौन सी पार्टी है जो आप लोगों को आकर्षित करती है, आप लोगों को लगता है कि युवाओं के मुद्दे उठा रही है? अभी अगर मैं अपने गांव से लेके चलूं तो पिछले 5 सालों में जो वहाँ पे एमएलए रहे हैं, हमारे गांव की एक भी सड़क ठीक नहीं है। आज की कोई भी एंट्री करता है तो सबसे पहले यही बात आती है कि गांव के हाल क्या हो रखा है। अब वही एमएलए वोट मांगने आएगा तो क्या एक्सपेक्ट करेगा मेरे से कि मैं उसको आपको वैसे कौन पसंद है हरियाणा पॉलिटिक्स में?
फिलहाल मैम लाइक डिसलाइक तो कुछ नहीं है, क्योंकि जो काम करता है स्टूडेंट्स के लिए तो मेन यही है कि एजुकेशन हमें अच्छी प्रोवाइड की जाए और एजुकेशन के अकॉर्डिंग हमें हमारी जॉब भी मिले, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमें जॉब प्रोवाइड हो। और बट लास्ट गवर्नमेंट में अगर देखें तो फेलियर भी बहुत से रहे हैं, लेकिन NEP अगर अब आई है वो एक पॉजिटिव पॉइंट भी है हमारे लिए, उसमें बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हम लोग देख रहे हैं करेंगे। आप हमारे गांव में 10 साल से ग्राउंड नहीं है। मैं खुद ग्राउंड नहीं है स्पोर्ट्समैन हूँ, अच्छा मतलब स्टेडियम नहीं है मैम। उसके लिए अभी तक सभी MLA आ चुके हैं। नायब सिंह सैनी इस टाइम CM है, 2 बार मैम हमारे गांव में आ चुके हैं और 2 बार पास करके जा चुके हैं। भी ग्राउंड बन जाएगा, यहाँ स्टेडियम बनाएंगे। आप क्या हैं, एथलीट मैम हैं आप? एथलीट हूँ मैं। हाँ। मैं रेसलिंग भी खेलता हूँ हाँ। और पावर लिफ्टिंग भी करता हूँ मैम, और कबड्डी भी खेली है मैंने मैम। मैम इस चीज़ को देख के मेरा वेट 30 था उस टाइम मैं गेम करता था, आज मेरा वेट 80-90 के आसपास है मैम। हाँ। सिर्फ ग्राउंड ना होने की वजह से हमारे गांव के सारे बच्चे हट गए हैं 10 साल से। कितनी शर्म की बात है, हमारे गांव में एक भी फौजी नहीं है मैम। अच्छा। एक भी बच्चा मेडल नहीं लेके आया है। हम खेलते थे, हम कम से कम 100 के आसपास बच्चे थे मैम। उसके लिए हमारे गांव वालों ने कई बार विचार किए हैं। हमारे गांव से हैं अशोक गुज्जर जिला अध्यक्ष, उन्होंने बोला भी है कई बार, उन्होंने हमारी सपोर्ट भी किया मैम कई बार। जो हमारे सरकारी स्कूल में टीचर हैं रोशन पवार, उन्होंने हमारा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मैम, बट ऊपर लेवल तक वो नहीं कर सके मैम, जितना उन्होंने हो सका हमें सपोर्ट किया मैम। अभी तक ग्राउंड नहीं है। ग्राउंड एक बड़ा आप कह रहे हैं? हाँ जी मैम, 10,000 वोटों का काम है हमारा, 10,000 वोट है मैम अभी तक। और पिछले साल जो MLA थे रणधीर गोलन जी, उन्होंने जितने बच्चे जॉब पे लगे थे वो सभी के सभी हटवा कर अपने बंदे लगाए गए हैं। उन बंदों का कोई खोट नहीं था, उनका किसी पार्टी से कोई लेना देना था, कोई कुछ नहीं है। ये भी बहुत गलत हुआ है मैम हमारे हिसाब से तो, क्योंकि स्पोर्ट्स के मामले में आपको लगता है कि स्पोर्ट्स मैन जो हैं और विमेन हैं जो स्पेशली एस्पायर कर रहे हैं कि वो लोग खेलें, स्पोर्ट्स बहुत पीछे चला गया है। अभी देखा था हमने, पीछे आंदोलन हुआ था जो विनेश फोगाट ने किया था, जितने भी हमारे रेसलर्स सभी ने किया था। और मैंने नीचे वाले लेवल से देखा है चीज कि वाकई में शोषण होता है लड़कियों का, उन्हें ऊपर जाने के लिए करना पड़ता है, उनकी मजबूरी बन जाती है। और स्पोर्ट्स में नशा इतना ज़्यादा आ गया, हद से ज़्यादा। क्योंकि नशा मैम, मैं देखता हूँ, मैं 50 के अराउंड आसपास वेट था मेरा मैम, मैं खेलने गया था तब मैंने वहाँ पे देखा इतना ज़्यादा नशा। और सरकारें ही अलाउ कर रही है मैम, नेशनल लेवल पे ड्रॉप टेस्ट किए जाएँ खेल वालों के लिए, हर चीज़ें, हर अच्छे कोचेस लिए जाएँ, तभी तो हरियाणा से मेडल आएंगे मैम। इतने मेडल लेके बेचारे चुपचाप घर बैठ जाते हैं। अच्छा, विनेश फोगाट की पॉलिटिक्स में एंट्री के बारे में आपका क्या सोचना है? मैम बहुत अच्छी एंट्री हुई है उनकी। और चाहते हैं भी हम ऊपर आए इस चीज से, स्पोर्ट्स वाले कुछ ना कुछ, तभी हरियाणा में कुछ ना कुछ मेडल आएंगे। हम तो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स भी इसके साथ हैं, आप सभी के विचार ले सकते हैं इसके ऊपर। और उन्हें दबाया गया है, किस हिसाब से उनके कपड़े फाड़े गए हैं, प्रोटेस्ट भी किया गया है। इसके लिए दीपेंद्र जी आगे आए थे, उन्होंने बहुत अच्छा किया। हमारा किसी सरकार से कोई लेना देना नहीं है मैम, ना हम किसी को वो करते हैं, बट हर इंसान अपने लिए तो करेगा। मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं भी अपने लिए करूँगा। एक बात आपने कही है, मैं थोड़ा इन लोगों से भी उसके बारे में राय जानना चाह रहा हूँ कि आपने कहा कि आपके गांव में एक भी फौजी नहीं है और एक 10 साल से और एक कोई स्पोर्ट्स फैसिलिटी नहीं है। ये हरियाणा के एक कल्चर का हिस्सा है कि लोग खेल को कैसे देखते हैं। आपने मेडल्स रैली में भी देखा होगा, हरियाणा से सबसे ज़्यादा एथलीट आते हैं लेकिन फौजी नहीं है। और फिर हम देख रहे हैं कि सरकार ने एक नई स्कीम दी, अग्निवीर। तो अग्निवीर का हाल फिलहाल का एक आया है सर्वे छोटा सा हरियाणा को लेकर कि इसमें कहा जा रहा है कि अब हरियाणा के यूथ सेना में नहीं जा रहे हैं, वो ऑल्टरनेट दूसरे विकल्प तलाश रहे हैं। क्यों ऐसा हो गया कि अचानक से, जो आप कह रहे हैं कि आपके गाँव से कोई फौजी नहीं जा रहा है, बाकी ये आ रहा है कि अब लोग ओवरऑल हरियाणा से ही फौज में नहीं जाना चाहते, ये एकदम क्या अग्निवीर का इम्पैक्ट आया है इतना ग्राउंड पे? पहले जो भर्तियां होती थी आर्मी की, उसमें उनको एक पीरियड मिलता था कि आप इतने साल सर्विस करोगे, आपको उसके बाद में भी बेनिफिट्स मिलते थे सभी को। अब अग्निवीर में ये लोग कह रहे हैं कि आप लोग 4 साल तक हमें सर्विस दीजिए, उसके बाद आप घर जाइए। उसके बिहाफ पे, उसकी जॉब के बिहाफ पे ना उसको बाद में कोई भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होंगी। और वही उम्र बच्चे की पढ़ने की होती है और वही उसी एज में बच्चा आर्मी की तरफ जाता है। मोस्टली ये देखा जाता है कि 18-19 की उम्र में बच्चा आर्मी की तैयारी करता है और आर्मी में जाता है। लेकिन अब जो 4 साल वो बच्चे के खराब होते हैं, गैप डलता है, स्टडी दूर हो जाती है। अग्निवीर मतलब अब
बिल्कुल वो मैडम, चाव खत्म हो गया है आर्मी में जाने का। क्योंकि वही एजुकेशन का टाइम है। अब 4 साल के गैप के बाद बच्चे की एजुकेशन बिल्कुल जीरो हो जाएगी वहाँ पे जाके। क्या करेगा? वहाँ कोई स्कूल तो है नहीं कि वहाँ पे पढ़ भी रहे हैं वो लोग और साथ ही साथ आप सर्विस कर रहे हो, और आगे फ्यूचर नहीं दिखता बच्चों को अपना कि आगे कोई फैसिलिटी मिले उनको, या तो हालांकि पहले ये बहुत प्राइड की बात रहती थी हर गांव में, कोई आर्मी में निकल जाए तो सेलिब्रेशन की और बात मैम सबसे बड़ी बात है, आर्मी तो हमारे लिए सबसे मेन है, क्योंकि उस देश की हमारी खुद की रक्षा कर रही है। वो बॉर्डर्स पे बैठे हुए हैं, माइनस डिग्री सेल्सियस में वो पहरा दे रहे हैं हमारे देश के लिए। तो उन्हीं को फैसिलिटी अगर ये नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे तो आगे बहुत मुश्किल है बच्चों के बारे में सोचना भी फ्यूचर में। आप कहना चाह रहे थे? देखिए, मैं अगर इस इलेक्शन की बात करूं तो मैं 4-5 चीज़ों पर वोट देना चाहूँगा। खेल नीति, शिक्षा नीति, रोजगार नीति, स्वास्थ्य नीति और महिला सुरक्षा के प्रति जो नीति अपनाई जा रही है। खेल के साथी ने बता ही दिया खेल की क्या स्थिति है, ये बिल्कुल सही स्थिति है। हर एक इनके गांव की स्थिति नहीं है, हर गांव की स्थिति है। खेल मंत्री जो महिला संदीप सिंह पेवा से जो विधायक थे, उन पर भी चार्जशीट जाहिर हुई है, और उनके कमाल की बात है कि 1 साल बाद आंदोलन करके उन पर चार्जशीट जाहिर होती है। क्वेश्चनिंग महिला कोष से करी जाती है, बल्कि करनी चाहिए जिस पर आरोप लगाए गए हैं। ये उनकी सुरक्षा, महिला सुरक्षा पर भी बात है, और वो क्या खेल की तरफ ध्यान देंगे, ये है। शिक्षा की नीति, अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है सेंट्रल गवर्नमेंट की, हरियाणा ने पूरे देश में 2035 तक इसको टारगेट रखा लागू करने का, 2030 से 35 के बीच में सभी ने, लेकिन हरियाणा ने टारगेट हम 2025 तक लागू करो, और उन्होंने कर भी रहे हैं। जिस तरीके से मतलब कि स्कूलों का प्राइवेट अभी 48 स्कूल बंद कर दिए गए, जिसमें 2500 से ज़्यादा केवल लड़कियों के स्कूल हैं, मर्ज के नाम पर बंद कर दिए गए हैं। और प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को बढ़ावा दे रहे हैं, प्राइवेट कॉलेजेस लगातार बढ़ रहे हैं। हमारी यूनिवर्सिटी का यहाँ बहुत बुरा हाल, हमने परसों ही स्ट्राइक की थी विभिन्न सुविधाओं के लेकर। इसका कारण है कि सरकार यूनिवर्सिटी को बजट भी नहीं, और पिछले कुछ महीने पहले एक नोटिफिकेशन भी जारी किया था कि सरकार बजट नहीं देगी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस को। अगर सरकार बजट नहीं देगी गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस को, तो कहाँ से लाएगी? यूनिवर्सिटी की तो कोई फैक्ट्री नहीं है, वो कहाँ करेगी कि लगातार रिपेयर की फीस बढ़ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा आ रही हैं, माइग्रेशन की फ़ीस बढ़ रही हैं, कोर्सेज़ की फ़ीस बढ़ रही हैं, ये स्कॉलरशिप रोकी जा रही है, तमाम तरीके की स्कॉलरशिप बंद की जा रही हैं। इस तरीके से वो शिक्षा का अपना कर रहे हैं, जिससे कि एक बहुत बड़ा तबका शिक्षा से दूर जा रहा है। दूसरा है स्वास्थ्य का भी बुरा हाल है। एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जिस पे पूरी भीड़ नहीं मिलेगी आपको। अगर आपको हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी चाहिए तो आपको बड़े शहरों में आना पड़ता है? हाँ जी, बिल्कुल। बड़े शहर हैं जहाँ पे आप? चंडीगढ़ है या फिर PGI रोहतक है। रोहतक, चंडीगढ़, ये दो है। कुछ भी बड़ा होता है तो आपको वहीं जाना पड़ता है। ये बड़ी समस्या है। तो मैं इन चीज़ों पर बीजेपी सरकार इन 10 सालों में पूरी तरीके से फैल हुई है। बजट भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जैसे भाई ने बताया। बजट जैसे गुजरात में खेलों के माध्यम से जो भी खिलाड़ी जीतते थे उनको बजट ज़्यादा दिया गया था। हरियाणा में ये बजट बहुत कम आया, उनके कंपैरिजन में शायद ये बजट आधा रहा जो अभी देखने में मिला। आउटकम गुजरात का ज़्यादा। हाँ, गुजरात का बहुत ज़्यादा था। आउटकम गुजरात का कम रहता है खेल के मामले में, हरियाणा का ज्यादा रहता है। बजट गुजरात, आप खेलो इंडिया के बजट की बात कर रहे हैं। 300 करोड़ लास्ट 66 था हरियाणा का, और वहाँ 3.5। मैं जो आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, मैं काफी देर से वेट कर रहा था। कैंपस के अंदर हम बैठे हैं, पॉलिटिक्स का मुद्दा चल रहा है, इलेक्शन का मुद्दा चल रहा है। इलेक्शन से याद आता है सबको स्टूडेंट इलेक्शन। 96 से यहाँ पे बैन है। बंसीलाल जी की सरकार थी, उन्होंने आते ही सबसे पहले यहाँ पे इलेक्शन को बैन कर दिया था। उसका कारण था कि उन्होंने एक विकास पार्टी नाम से पार्टी बनाई थी, हरियाणा विकास कांग्रेस। हाँ, हरियाणा विकास पार्टी। तो और उसमें ज्यादातर यूथ और स्टूडेंट जुड़े थे। तो जब उन्होंने इस चीज को देखा कि जो यूथ और स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ के कांग्रेस को, इतनी पुरानी कांग्रेस को पटक सकते हैं, ये शायद आने वाले कल में मेरे को भी पटक खत्म कर दो सफा। उन्होंने तय कर लिया कि मेरे बाद अब कोई स्टूडेंट लीडर नहीं बन सकता। हाँ, उसके बाद 2018 में चुनाव हुए थे, वो इंडायरेक्ट हुए थे। उसके बाद से लेकर के और उससे पहले तक 96 से 2018 तक किसी के दिमाग में स्टूडेंट इलेक्शन का ना तो आया। इवन स्टूडेंट्स के मन में भी अब तो भूल चुके हैं। नए स्टूडेंट्स तो, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो याद करवाते रहते हैं, नए स्टूडेंट्स को तो पता भी नहीं है। ठीक बात। थोड़ा लड़कियों से भी इनके बारे में जाने कि स्टूडेंट लीडरशिप के बारे में, इलेक्शन के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, अगर गवर्नमेंट अग्निवीर को सपोर्ट करती है कि हमें यूथ फौजी चाहिए, कि मतलब हमें ऐसे जवान लोग चाहिए जो फौज में हो, तो मैं चाहूँगी कि पॉलिटिशियंस भी तो यूथ हों।
मतलब वो भी तो ये ना हो कि 50-60 साल के नेता हैं, बच्चे अंडर 18 है, तो आप हमारी प्रॉब्लम के साथ डील कैसे करोगे? इवन कई बार तो ग्राउंड लेवल की प्रॉब्लम को आप समझ भी नहीं पाते हो, कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी हम यूज कर देते हैं, आपको पता ही नहीं है वो। जैसे कि कुछ बहुत सारी दिक्कतें ऐसी अभी तो मेरे दिमाग में नहीं आ रही हैं, लेकिन पॉलिटिशियंस लड़कियां भी होनी चाहिए और महिला पॉलिटिशियन। हाँ आपको कैसा लगा कि विनेश फोगाट पॉलिटिक्स में आई हैं? आई फील वेरी हैप्पी फॉर हर। हाँ, बहुत अच्छा लगा। और इवन जो उनके साथ जस्टिस नहीं हुआ था, डिस्क्रिमिनेशन हुआ बहुत उनके साथ, तो ये एक बहुत अच्छा मौका उनके लिए अगर वो इलेक्शन जीत जाएं, और मुझे उम्मीद है कि वो इलेक्शन जीत जाएंगी। आप बताइए इलेक्शन को लेकर। जो स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं हम, तो जहाँ से मैंने अपनी स्कूलिंग की है 11th-12th, तो उस टाइम पे मेरे क्लास में ऑलमोस्ट 15 स्टूडेंट्स जो थे वो स्पोर्ट्स से बिलोंग करते थे, अलग अलग स्पोर्ट्स से। कोई कबड्डी खेलता था, कोई फुटबॉल। लेकिन उसके बाद जैसे ही हमने स्कूलिंग ख़त्म की तो स्पोर्ट्स के लिए ना ही तो बजट बचा था, ना ही कोटा बचा था, ना ही कोई स्पोर्ट्स को उनको सपोर्ट करने वाला था, ना ही कोई कोच था उनके लिए। तो कुछ बच्चों ने जो कोशिश की लेकिन वो नहीं कर पाए। जिन बच्चों ने सोचा कि हम जो स्पोर्ट्स हमने स्टेट लेवल पे खेले हैं उसी बेसिस पे हम आर्मी में चले जाएंगे, वो प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन फिर उसके बाद भी कि अग्निवीर की पॉलिसीज आ जाती हैं, तो वो जो इम्पैक्ट पड़ा उनके ऊपर कि ना ही तो वो स्पोर्ट्स में ही कर पाए हैं। और मैंने सोनीपत से अपनी स्कूलिंग की है, तो उस साइड अगर आप देखोगे सोनीपत साइड, तो बहुत सारे जो बच्चे हैं वो स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंडल्ज होते हैं। हाँ। लेकिन अगर स्कूल के लेवल पे देखोगे तो ना ही तो किसी स्कूल में ऐसी फैसिलिटीज़ हैं कि वो प्रोवाइड करा रहे हैं बच्चों को। इवन तो मेरे स्कूल में तो ऐसा भी था कि जो गर्ल्स हैं 11th-12th क्लास की, उनको किसी स्पोर्ट्स में एनसीसी में पार्टिसिपेट करने के लिए मौका ही नहीं मिलेगा। उनको रोका गया था कि लड़कियां पार्टिसिपेट नहीं करेगी, जबकि उनको मौका देना चाहिए अगर वो अच्छी हैं तो। और उसके बाद अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हो तो आपको खुद से बहुत कुछ करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपको सरकार की तरफ से प्रोत्साहन मिल रहा है या लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, खुद ही से आपको अपनी मेहनत से खुद से करना पड़ता है। लेकिन अगर पॉलिटिक्स है आगे, अगर फेवरेटिज्म चल रहा है तो क्या ही कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा इशू है स्पोर्ट्स में कि हर बार यही होता है कि अगर कोई बच्चा अच्छा भी कर रहा है लेकिन फिर अगर कोच है या फिर कोई कोच अपने फेवरेट्स को, कोई अगर अमीर घर का बड़ा बेटा है या फिर वो स्पोर्ट्स में इंडल्ज है तो उसको आगे कर दिया जाता है ताकि वो दिखा सकें कि ये तो थोड़ा सा इसका इम्पैक्ट पड़े देखने वाले पे भी। स्पोर्ट्स में पैसा बहुत चलता है क्या, कि अगर आपको आगे बढ़ना हो तो आपको पैसे? हाँ, सबसे पहले तो एक गेम है क्रिकेट की मैं बात करना चाहूंगा। मैं खेला भी हूँ, मैंने लेदर क्रिकेट भी अच्छी तरह खेला, मतलब बहुत लंबे समय तक। सबसे ज़्यादा सिफारिश आज के टाइम में क्रिकेट में है, ठीक है। और रही बात, आपने अभी थोड़ी देर पहले विनेश फोगाट जी की बात की थी, वो राजनीति में आई। बहुत लोगों ने मुद्दा बनाया कि ये खिलाड़ी हैं तो राजनीति करने आए हैं। किसी राजनीति का लड़का राजनीति में आता है, उसको आप कुछ नहीं कहते। लेकिन एक खिलाड़ी जो अपने हकों के लिए आगे आ रहा है उसको आप ये कह रहे हैं कि आप राजनीति करने आए हैं, ये कहाँ तक सही है? और दूसरी बात, वोट इलेक्शन का माहौल है और आरक्षण की बात ना हो। देखिए, कोई पार्टी इस चीज पे बात नहीं करना चाहती आज के टाइम में। आरक्षण जो है आर्थिक आधार पे, मेरे ख्याल से जो मेरे खुद के पर्सनल विचार है, मैं ये सोचता हूँ भी आर्थिक आधार पे हो, क्योंकि गरीब जो है, गरीब हर जाति में है, वो जर्नल में भी है, SC BC में है, मतलब सभी कास्टों में गरीब आदमी है। लेकिन और आर्थिक आधार पे आरक्षण मेरे ख्याल से होना चाहिए। और ये सबसे बड़ा मुद्दा है, जो सरकार ये कहेगी कि हम आर्थिक आधार पे आरक्षण करेंगे तो हम बहुत से युवा जो हैं उसी पार्टी को वोट करेंगे। सबसे ज्यादा आर्थिक आधार में 10% दिया है, लेकिन ये भी बहुत है कि रिजर्वेशन का आधार आर्थिक कभी था नहीं, इसलिए कोई सरकार नहीं बोलेगी कि रिजर्वेशन से आप जाति का जो सिस्टम है उसको आप ठीक कर रहे हैं। मैम, अभी जैसे हमने दो सेंटर पार्टी हैं, बीजेपी और कांग्रेस, दोनों का भी मैनिफेस्टो आ चुका है। हाँ, क्या हर कोई किस पे बात कर रहा है? SC वर्ग पे बात कर रहा है, OBC वर्ग पे बात कर रहा है, पर कोई भी सामान्य वर्ग के ऊपर बात नहीं करना चाह रहा। राहुल गांधी कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक यात्रा निकाल रहे हैं, वो चिल्ला चिल्ला के SC वर्ग की बात कर रहे हैं, OBC वर्ग की बात कर रहे हैं, पर कोई भी सामान्य वर्ग की बात नहीं कर रहा। अभी दोनों सेंटर पार्टीज के या दूसरी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनके भी मैनिफेस्टो आ चुके हैं। बीजेपी की मैं बात करूँ, दोनों सेंटर पार्टी की किसी भी कोई भी सामान्य वर्ग के लिए नहीं सोच रहा। जैसे ये स्टूडेंट है, यहाँ पर लॉ के स्टूडेंट है, इनकी फीस 1 लाख रुपीज़ है। क्या सामान्य वर्ग में गरीब छात्र नहीं होते? जैसे EWS का कहते हैं कि हमने EWS को आरक्षण दे दिया 10% कोटा, उसमें सिर्फ वो 10 नाम का ही कोटा है, उसमें फीस में कोई छूट नहीं है। बच्चा, एक गरीब परिवार का बच्चा 1 लाख रुपए फीस कैसे पे कर सकता है? ठीक है। और दूसरी बात, जब हम एक ही शिक्षा में पढ़ रहे हैं, एक ही क्लास में पढ़े, एक ही टीचर से पढ़ रहे हैं, तो जैसे हम नेट वगैरह का एग्ज़ाम देते हैं तो जनरल कम्युनिटी का जो नेट है वो 90 मार्क्स पे क्वालिफाई, और जो SC समाज का बच्चा है मान लो या
SC वर्ग से आता है, वो 52 नंबर पे लेकर अपने JRF क्वालिफाई कर रहा है। इतना बड़ा जो डिफरेंस है, इतना बड़ा जो भेदभाव है, एक कॉज ऑफ एंजाइटी है आप लोगों के लिए। यानी कि आज के टाइम में जो सबसे बड़ा भेदभाव सामान्य वर्ग के साथ हो रहा है, यानी कि जब से हम कहते हैं कि बाबा साहब ने संविधान लागू किया, अगर उस संविधान का जब देखा जाए तो सामान्य वर्ग आज उसकी वजह से पिछड़ता जा रहा है। फीस की क्या बड़ा इशू है? फीस देना। और ये तो चलो है इस यूनिवर्सिटी में, जैसे ये गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटी, यहाँ पर भी फीस इतना बड़ा 1 लाख फीस है एक लॉ के कोर्स की। 1 लाख रुपीज फॉर 1 ईयर, 1 सेमेस्टर, 1 ईयर की 1 लाख रुपीस है। तो एक गरीब परिवार का बच्चा अगर कोई लॉयर बनना चाह रहा है तो कैसे 1 लाख आपको लगता है? क्योंकि बहुत ज्यादा है। जैसे MBA की फीस है यहाँ पर 1 लाख के करीब है, 1,03,000। और ये इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, आपका रहना, आपका खाना? नहीं, ये सिर्फ फीस है, ओनली फीस है। उसके बाद आपका हॉस्टल फीस है। गरीब परिवार तो सोच ही नहीं सकता बच्चा। और दूसरी बड़ी बात, जैसे OBC वर्ग है या SC वर्ग है, उनको स्कॉलरशिप के थ्रू बहुत फैसिलिटी मिल जाती है, पर जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन का बच्चा, उसको कोई सरकार फैसिलिटी नहीं दे रही, फीस भी वो नहीं दे रही है, मान ले कोई भी उसको स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रही है, तो कैसे वो समाज आगे बढ़ेगा? क्या इसकी वजह से स्टूडेंट्स में डिवीजन है? बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर हम आज के टाइम में आपसी डिवीजन इसलिए आ रहा है कि जैसे हम ये फीलिंग आती है आप? हाँ, जब तो फीलिंग तो नहीं आती मैम, पर ये है कि जो सरकारें हैं वो उसको ज्यादा बढ़ावा दे रही हैं कि नहीं, हम इसको एक मान ही नहीं, हम कहते हैं कि सब बराबर है, पर जो सरकारें हैं वो ये डिस्क्रिमिनेट करें, भेदभाव की भावना तो वही फैला रही हैं कि आप इसको नहीं, इस पे इतनी कट ऑफ रख दो, ठीक है, उसको हमने सिर्फ रिजर्वेशन स्पेशल दे दिया। अब आर्थिक स्थिति के आधार पर सबको दे दो, माने कोई पिछड़ी समाज से। लेकिन ये एक बहुत गलत फहमी है लोगों की कि रिजर्वेशन आर्थिक उधार के लिए है। रिजर्वेशन एक्चुअली जिन लोगों के साथ छुआछूत हुआ है, जिन लोगों को बिल्कुल ये अलग कर दिया है, उन लोगों की। मैम आज के समाज में अगर हम पढ़े लिखों की बात करें, जब से हम क्लासेस में देखते हैं, PhD स्कॉलर्स की बात करते हैं, आजकल कुछ अध्यापकों की मानसिकता भी ऐसी है कि जैसे सामान्य वर्ग का कोई छात्र है वो उसको PhD नहीं करवाना चाहते। यहाँ कॉमन प्रॉब्लम है, यहाँ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे मान लो कास्टिज्म इतना हैवी है यहाँ पर, मान लो कोई जनरल कम्युनिटी का छात्र है, अगर वो आरक्षित वर्ग के नीचे जाएगा PhD करने, वो उसको बिल्कुल लेके ही उल्टा हो गया। वो सोच रहे कि हमारे समाज के इतना आज तक वो है आरक्षण वो दबाया गया कि हम इनको क्यों पढ़ाएं। वो इतना बड़ा जहर आज सरकार ने इस भेदभाव को खत्म करने के तरीके की सबको आर्थिक स्थिति पे आधार और जाति को खत्म कर देना चाहिए। जाति कैसे खत्म होगी? ये सरकारें अगर ऊपर से लॉ करेंगे कि हम लॉ से क्या, लॉ तो चोरी सरकार भी है, मर्डर के लिए भी कुछ खत्म होता है। एजुकेशन से हो गया, हम वोट मांगने के लिए तो हर तबके के पास जाते हैं, लेकिन जब उनकी कोई समस्या होती है तब जाते हैं। आप कहते हैं जाति खत्म हो जाए और फिर आप कहते हैं कि अभी इसमें थोड़ा सा मैं मीडिया, मेरे जो आपके चैनल के माध्यम से जो मीडिया के साथी हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि जितने भी आज जहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं जो वोट मांगने जा रहे हैं, आप सामान्य वर्ग के लोगों को उनसे भी करना चाहिए, क्वेश्चन करना चाहिए कि आप सामान्य वर्ग के लिए क्या कर रहे हैं। जैसे पिछले भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सामान्य वर्ग से आते हैं और वो 10 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने भी सामान्य वर्ग के लिए कुछ नहीं किया। और सामान्य वर्ग में कोई एक कम्युनिटी ही नहीं आती, बहुत सारी कम्युनिटीज़ उसमें आती हैं, ठीक है, पर सामान्य वर्ग के लिए तो आज कोई भी बात करने के लिए नहीं है। हर कोई, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी कुरुक्षेत्र में आए थे, उन्होंने कहा था कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक यार गरीब इसका SC वर्ग को कोई आरक्षण नहीं छीन सकता। वो SC वर्ग की बात कर रहे हैं, पर कोई OBC समाज की नहीं बात कर रहा, कोई जनरल कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा। क्यों? क्या वो वोट नहीं डालते? अब वोट तो उनको चाहिए, पर उनके सामान्य वर्ग के लिए कुछ नहीं रहेगा। आपका वोट भी इस बात पे सभी बोलते हैं। जैसे ये मेरा भाई अगर मान लो ये SC समाज से है, ये कहीं SDM लग जाता है, उसके बाद इसका जो बच्चा है उसको भी आरक्षण मिल रहा है और प्रमोशन में भी आरक्षण है। तो जर्नल, जैसे कोई जर्नल और एक SC साथ साथ भर्ती हुए हैं, SC समाज को उससे जल्दी प्रमोशन है। आप यहाँ भी आरक्षण है, यहाँ भी देखिए आप कितनी विडम्बना है। क्या जर्नल समाज इस देश का हिस्सा नहीं है? जर्नल समाज को आज के टाइम में दबाया जा रहा है। आप तो कह रहे हैं कि छुआछूत हो रहा है SC समाज का, ऐसा कुछ नहीं है। ग्राउंड लेवल पे हमारे छुआछूत नहीं है मेरे साथ। चलो जो हरियाणा में नहीं, देखो देश बहुत बड़ा है, अब सारी जगह तो देखो मैं फिरा नहीं। बिहार में मैंने सुना है कि अभी भी ऐसे कुछ गांव है, मान ले, जहाँ पे अभी हम जम्मू कश्मीर में ही एक हरियाणा के लड़के से बात कर रहे थे जो SC कम्युनिटी से था। वो हमें ये बता रहे थे कि यहाँ मैं हालांकि PhD स्कॉलर हूँ और मैं SC मेरा आइडेंटिटी यहाँ PhD स्कॉलर, लेकिन जब मैं गाँव वापस हरियाणा जाता हूँ तो मुझे दलित माना जाता है। उस एरिया में आप आरक्षण दे सकते हो ना। जैसे मेरे ख्याल से जाट समाज है, शायद राजस्थान में OBC में आता है, यहाँ पे जनरल में आता है। रियासत उनकी भरतपुर थी शुरू से, सूरजमल के समय से,
लेकिन यहाँ पे तो जनरल में आता है, वहाँ पे ओबीसी में आता है, तो आप जगह के आधार पे आरक्षण दे सकते हो ना। यहाँ वो तबका एससी तबका है जो ऊपर उठ चुका है, आप उनसे आरक्षण लेके आर्थिक आधार पे दूसरी ये आपका व्यक्तिगत चूंकि वो है, तो उससे मैं बहुत ज्यादा हम वो नहीं कर सकते कि आर्थिक आधार पर होना चाहिए, ये विचार हो सकता है किसी का भी, लेकिन रिजर्वेशन को लेकर एक ये मिसकंसेप्शन है। और मुझे नहीं मालूम कि आप लोग को कितना उसकी क्लैरिटी, आप चूंकि लॉ के हैं तो आपको पता ही होगा शायद ये बात, कि जो रिजर्वेशन का आधार है वो जो सोशल जो स्टेटस है, जो हिस्टोरिकली एक भेदभाव छुआछूत के शिकार रहे हैं लोग, जो कम्युनिटी, उनकी स्थिति को बदलना है। तो आज भी जैसे एक बहुत छोटी सी चीज, आपने कहा कि जाति बदलनी चाहिए, पर आपकी बात नहीं कह रहा हूँ, इन जनरल इसमें तमाम ऐसे लोग होंगे उसी सामान्य वर्ग के जो अपनी शादी किसी दलित के यहाँ नहीं करेंगे, अपने बेटे की शादी किसी दलित के बेटे से नहीं करेंगे, अपने बेटे की बेटी से नहीं करेंगे दलित के। ये चीजें एग्जिस्ट करते हैं। तो जाति जो आप कह रहे खत्म होनी चाहिए, जाति कानून से नहीं खत्म होगी, जाति यहाँ तो सरकार को हस्तक्षेप नहीं करती जब आप शादी करने आते हैं। तो इस चीज को समझना होगा कि ये जो चीजें हैं मौजूद समाज में वो पहले खत्म होंगी, इसके बाद कोई चीज होगी। तो रिजर्वेशन जो है वो एफर्मेटिव एक्शन दुनिया भर में अलग अलग जगह अलग अलग तरीकों से उन समुदायों को ऊपर उठाने के लिए सरकारें करती हैं। लेकिन रिजर्वेशन को लेके शायद ही कोई कॉलेज होगा जहाँ पे ऐसी डिबेट्स नहीं होती आजकल, हर जगह। और इसका ये भी है क्योंकि सामान्य वर्ग अभी जो कह रहे हैं, जो गरीब तबके से आते हैं, उनके लिए फीस वो नहीं दे पाते हैं, वो अपना ही सोचेंगे कि भाई हम तो नहीं कर पा रहे हैं और अपॉर्चुनिटीज कम हैं, अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है तो उसको भी लेके एंजाइटी, और वो एंजाइटी सारी रिजर्वेशन पे आ जाती है लोगों की। सामान्य वर्ग का एक और आरक्षण के अंदर एक और भी, जैसे हरियाणा की सिविल्स की बात कर लीजिए, वहाँ पर जो हरियाणा में 25 तक सामान्य वर्ग का बच्चा ही जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है, जबकि दूसरे जिनको आरक्षण मिला वो 30 ईयर तक कर सकते हैं। 5 साल की उसमें एज में डिफरेंस में भी उसको, वो तो हर जगह प्रताड़ित किया जा रहा है ना उसको, तो इसलिए तो सामान्य वर्ग तो कभी भी उसमें तो फिर हीन भावना ऑटोमेटिक बढ़ती चली जा रही है कि एक बच्चा तो उसी क्लास में पढ़ रहा है, सेम टीचर से पढ़ रहा है, सेम वो फीस भी ज़्यादा पे कर रहा है, और जबकि उसको फैसिलिटी क्या है, 0। और दबाया कट ऑफ में भी उसको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, एज में उसको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ये जो चीजें हैं जिसका जिक्र आप कर रहे हैं ना, ये एंजाइटी इसलिए भी आ रही क्योंकि स्कार्सिटी बहुत है जॉब की, लोगों के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है इतना, और साथ में एक और बड़ी समस्या जिसकी तरफ लोग अभी उस तरह से फोकस नहीं कर पा रहे, वो ये है कि ये सारी की सारी लड़ाई 10% के आसपास कुल जॉब का जो पूल है उसके 10% के आसपास जो गवर्नमेंट जॉब है उसकी है। तो बड़ा हिस्सा है जहाँ जो प्राइवेट सेक्टर से जहाँ जॉब आ रही है, वहाँ पर ना तो कोई रिजर्वेशन है ना इस तरह की कोई चीज़ है, वहाँ पर ये चीज़ें नहीं दिख रही। तो अल्टीमेटली उस लेवल पे जब वहाँ पर रिफॉर्म होंगे किसी तरह के, तब शायद स्थितियाँ बदलेंगी। और ओवरऑल ये जो समस्या है ये हमारे यहाँ जॉब की कमी से जुड़ी है, जितने हाथ उतना हाथ काम नहीं। रिजर्वेशन हरी शायद ही कोई कॉलेज होगा जहाँ पे इस पे डिबेट्स नहीं हो रही है। इसमें ये सोचने वाली बात जरूरी है पॉलिसी थिंकर्स के लिए कि एक आप क्योंकि जॉब्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, रिसोर्सेज इतने स्केर्स हैं, लोगों को ये भी लग रहा है कि वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, 1 लाख फीस भी लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। तो आप कैसे एंग्जाइटीज पैदा कर रहे हैं और उस एंग्जाइटी से कैसे सोशल डिविजन्स आप और शो कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। दैट वाज आवर इलेक्शन शो फ्रॉम कुरुक्षेत्र। थैंक यू फॉर वाचिंग। अब हम अगला जा रहे हैं रोहतक, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक, वहाँ से हमारा अगला शो होगा। ये सारी की सारी जो कवरेज है हमारी एनएल सेना प्रोजेक्ट के तहत आप लोगों ने फंड की है, आपके समर्थन से। न्यूज़ लॉन्ड्री किसी तरह का आपको पता है विज्ञापन हम लेते नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे एनएल सेना के जो सपोर्टर हैं, उनके जरिए ये सारी कवरेज हम आप तक पहुँचा पा रहे हैं। तो इसको समर्थन देते रहिए, पूरा करते रहिए। आप सभी छात्रों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी डिबेट में हिस्सा लेने के लिए, इतनी सारी जानकारियाँ देने के लिए। थैंक यू। Journalism at News Laundry is powered by the public, because when the public pays, the public is served. Visit newslaundry.com/subscription and pick a payment plan of your choice. Pay to keep news free and independent. Your future, and indeed the future of democracy, depends on it.